अब नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताया था कि कुछ हमारे पास डेफिनेशन आती हैं कुछ एल्गोरिथम की, तो आपको कहा था कि जब ये एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि ये कैसी डेफिनेशन आई हैं, और देन वो डेफिनेशन हम लोग बनाते कैसे हैं, और देन उन पे आइट्रेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना हो तो वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे पास सिंपल एल्गोरिथम आ जाता है देन वो भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिथम आता है तब भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना आप सीख गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में एक लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम होते हैं, वो आप लोग डीएसए में पढ़ के आए हुए होंगे, तो याद होंगे आप लोगों को। नहीं याद तो अभी कुछ डिवाइस थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग वो एल्गोरिथम पे बेस नहीं करते। यहाँ पे वो एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे आती है हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या होता है, हमारे पास एक अरे होती है। यहाँ पे मैं अरे एक बना लेता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। लीनियर सर्च में हमारे पास एक अरे होगी। अब वो अरे आपकी सॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकती है और अनसॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकती है। सॉर्टिंग और अनसॉर्टिंग मीन्स कि आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में हो सकती है। ठीक है, किसी भी आर्डर में आपकी होगी लेकिन एक ही आर्डर में होगी। तो वो इस तरह अगर हो तो वो सॉर्टेड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर किसी आर्डर में ना हो तो फिर वो आपकी अनसॉर्टेड जो है अरे होगी। देन यहाँ पे हम एक अरे बना के चेक कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक अरे है। अनसॉर्टेड फॉर्म में आपकी अनसॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकती है और सॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकती है। लीनियर सर्च में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी। अब यहाँ पे अगर हमने कोई नंबर फाइंड करना है तो आपका सर्चिंग नंबर हम सपोज करते हैं, जो नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है तो वो इक्वल टू, उसको हम यहाँ पे 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 12 है जो नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो लीनियर सर्च में होता क्या है कि आपका फर्स्ट नंबर चेक होता है कि क्या वो सर्चिंग नंबर के इक्वल है या नहीं। इट मीन्स कि आपकी यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, इफ सर्चिंग नंबर इक्वल टू अरे ऑफ 0, या फिर इक्वल इक्वल यहाँ पे आप लूप लगाएंगे तो आप इक्वल टू अरे ऑफ आई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे कंडीशन लगती है। देन अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ से रिटर्न हो जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो देन नेक्स्ट अगेन हम लोग चेक करेंगे क्या सर्चिंग नंबर हमारा इक्वल टू नेक्स्ट नंबर है, क्या सर्चिंग हमारा इक्वल टू नेक्स्ट नंबर है, क्या सर्चिंग नंबर हमारा इक्वल टू नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, इसी तरह वन बाय वन आगे हम शिफ्ट होते रहेंगे, और देन क्या सर्चिंग नंबर हमारा इक्वल टू नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, इसलिए ये लूप आपका चलता रहेगा। जैसे इसको ये इक्वल टू मिलेगा सर्चिंग नंबर इक्वल टू अरे ऑफ आई, ये यहाँ से आपको रिटर्न कर देगा कि नंबर हमें फाउंड यहाँ पे हो गया इस इंडेक्स पे। ठीक है, लीनियर सर्च की समझ आ गई है कि वन बाय वन हर नंबर को ये चेक करता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन आपकी इसकी चेंज हो सकती है कि आपका इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है कि आपको पहले 5 चेक हुआ, फिर 10 चेक हुआ, फिर 7, फिर 15 एंड फिर 12 और देन 23। ये डायरेक्शन भी हो सकती है। तो आपकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि इस साइड से वो स्टार्ट हो जाए कि पहले 23 स्टार्ट हो, फिर 12, फिर 15, फिर 7, फिर 10 एंड फिर 5। ये डायरेक्शन बन जाए आपकी। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो भी आप फॉलो करेंगे आप वन बाय वन हर नंबर को चेक करते जाएंगे। इस साइड से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, और इस साइड से स्टार्ट होते हैं लास्ट नंबर, देन सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके लीनियर सर्च का मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? ये बाकी कोडिंग तो आप इसकी डीएसए में करके आ चुके होंगे कि कोडिंग बनती कैसे है। अब यहाँ पे जस्ट ये है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ बेसिक चीज़ें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। स्लाइड में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है। बाकी की चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं अभी ये यहाँ पे वर्डिंग में भी लिखा हुआ है, सारा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। तो ये किस तरह हम लोग सर्च करते हैं वन बाय वन, ये भी सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपके कोड यहाँ पे आप दो हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये स्लाइड नजर आ रही होंगी, अगर नहीं नजर आए तो कमेंट्स करें, अगर नजर आए तो ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो कोड हो सकते हैं, या तो आप इसको लूप के थ्रू कर लें। तो लूप के थ्रू क्या होगा, अब यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई हुई है कि इफ हमारे पास जो नंबर है आई लेस देन एन, नंबर चलता रहे, या फिर आपका आई ए ऑफ आई इक्वल टू सर्चिंग नंबर। ये के जो है आपका वो जो सर्चिंग नंबर है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है।
अदरवाइज क्या होता रहे आपका i इक्वल टू आई प्लस वन, मीन्स कि i प्लस प्लस होता रहे। जैसे ही इसको ये नंबर मिल जाएगा यहाँ से ये इसको टर्मिनेट कर देगा और एट द एंड आपके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। या तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हम इसको अगर रिकर्सिव एल्गोरिथम के थ्रू करें, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू, देन आपका ये कोड बनता है। इस कोड में अब क्या है कि आपका सिंपल हम लोगों ने एक अरे पास की, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अरे पहले पास कर रहे हैं हम लोग, देन उस अरे का साइज क्या है 5 और पोजीशन वो क्या होगी, किस पोजीशन पे हमें वो नंबर मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया, हम एक अरे पास कर रहे हैं, देन साइज पास कर रहे हैं, देन जो सर्चिंग नंबर है वो पास कर रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास अरे पास हो गई है, देन एन की वैल्यू पास होगी और देन यहाँ पे की पास होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग साइज -1 पास करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी गलती है। साइज आपका 5 है लेकिन अरे आपकी क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, तो आपका यहाँ से साइज -1 जब पास करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू 4 होगी। अब आपने चेक करना है कि इफ एन लेस देन 0 तो रिटर्न -1 कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एन की वैल्यू पास कर रहे हैं पहले, इट मीन्स कि आपकी जो सर्चिंग हो रही है वो इस साइड से हो रही है। ठीक है, आपकी राइट टू लेफ्ट सर्चिंग हो रही है। आप इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, जैसे कि भी आपको बताया भी है, दोनों साइड से आप लोग सर्चिंग कर सकते हैं। तो अब जब इस साइड से सर्चिंग करेंगे, मीन्स सर्चिंग होते 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 जब ये आपका एन 0 आ जाएगा और उससे कम भी आ जाए और आपका नंबर ना मिले, इट मीन्स कि आपका नंबर फाउंड नहीं हुआ। तो अगर आपका एन लेस देन 0 होगा तो आप रिटर्न करेंगे -1। -1 का मतलब क्या होता है कि आपको नंबर नहीं मिला, तो यहाँ पे पोजीशन लेस देन 0, जब भी आपकी पोजीशन लेस देन 0 होगी इट मीन्स कि नॉट फाउंड आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ ए ऑफ एन इक्वल इक्वल टू की, कि जो हमारे पास सर्चिंग नंबर है वो ए ऑफ एन के इक्वल आ जाता है, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास इंडेक्स है रिटर्न एन कर देना है, जो हमारे पास इंडेक्स है वो हमने पोजीशन रिटर्न कर देनी है। तो फिर यहाँ पे एल्स में आ जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि सर्चिंग नंबर आप एन जो है वो लेस देन एन, पोजीशन आपका यहाँ जब पास होगी तो आपकी एन रिटर्न होगा। एन आपका ऑब्वियसली यहाँ पे 0 से बड़ा ही होगा, तो आपका ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, आपका एल्स भी आ जाएगा फाउंड, और पोजीशन जो भी आपके पास होगी वो यहाँ प्रिंट आउट हो जाएगी। अगर ये दोनों दोनों केसेस ट्रू नहीं होते तो आपका ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल होने में क्या होगा कि आपका हर दफा एन जो है वो माइनस हो, बाकी आपकी अरे भी पास हो रही है, आपकी की भी पास हो रही है, जस्ट एन हर दफा -1 होता जा रहा है। इट मीन्स कि पहले आपकी जो कंपैरिजन था वो इन दोनों का था, नेक्स्ट टाइम आपका इन दोनों का कंपैरिजन होगा। एन क्योंकि रिटर्न -1 होता जा रहा है तो हर दफा अरे में जो कंपैरिजन होगा वो एक कम से होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपका कंपैरिजन जो है इससे होगा 22 से, नेक्स्ट टाइम आपका कंपैरिजन 41 से होगा, और नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन जो होगा वो 23 से होगा। ठीक है, तो इस तरह कंपैरिजन एन की वैल्यू हर दफा आपकी -1 होती रहेगी। जैसे ही एन की वैल्यू इसको सेम मैच मिल जाएगा आपको यहाँ पे ये रुक जाएगा। ठीक है, ये आपको कोड रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू ये लीनियर सर्च का हम लोगों ने कोड किया है। तो आप इसको थ्रू फॉर लूप भी कर सकते हैं और थ्रू रिकर्सिव फंक्शन भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। जैसे कि आप लोगों को ये पता ही होगा कि आपका जो कोड होता है, आप किसी प्रोग्राम का भी कोड, आपका प्रोग्रामर अगर आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाए 5-6 मुख्तलिफ लड़कों को, तो हर का कोड जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन आउटपुट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों जो लास्ट हम लोगों ने कोड लिखा वो भी और ये वाला कोड भी, दोनों की आउटपुट सेम होगी, लेकिन वो थ्रू लूप हो रहा था, ये आपका थ्रू रिकर्सिव फंक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो फिर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एक इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और रिटर्न -1 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ट्रू के केस में इसकी 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स के केस में जस्ट इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों केसेस हम लोग लिख लेते हैं, बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों। इसी तरह दूसरी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू के केस में 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स के केस में 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसका भी हमारे पास यहाँ पे 2 और 1 ही आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। और देन
हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी जगह अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो वो हमारे पास टी ऑफ एन हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एन की वैल्यू पास हो रही होगी वो हम लिख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे सपोज करते हैं कि एन की वैल्यू 5 है तो हम इसको इक्वल टू टी ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास नीचे एन की वैल्यू पास हो रही है वो क्या है, n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ n-1। जिससे आपको असाइनमेंट दी गई थी, आपको कहा गया था कि इसकी रिकर्सिव डिफिनेशन भी बनाए और देन उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें। तो कैसे आप लोगों ने वो रिकर्सिव डिफिनेशन बनानी है वो यहाँ पे देखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आपकी ये रिकर्सिव डिफिनेशन बन गई है। अब यहाँ पे अगर इसकी रिकर्सिव डिफिनेशन आप लोग बनाएंगे, इसको ऐड करें तो आपके पास आता क्या है, यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करें तो आपके पास एक तो टी ऑफ n-1 आ जाएगा इस फंक्शन का। तो इस टी ऑफ n-1 एक ये आ गया, दूसरा आपका ये पास ये है 2। ठीक है, वैल्यूज या तो आपकी ये स्टेटमेंट 2 दफा एग्जीक्यूट होगी या फिर एक दफा, या फिर इसमें भी आपके पास 2 होगी या फिर 1 होगी। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों आपकी ट्रू होती हैं तो वो 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, 2 + 2 = 4। अगर हम दोनों को फॉल्स सपोज कर लेते हैं तो वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपका 4 भी यहाँ पे कांस्टेंट है और आपका 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो कांस्टेंट को आपको बताया था कि कांस्टेंट को जब भी हम डिनोट करेंगे, किसी भी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आप इक्वल टू 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप जिस तरह फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे कि कांस्टेंट फंक्शन आपका 1 से रिप्रेजेंट होता है, तो आप इसको इक्वल टू 1 लिख सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे इक्वल टू सी ही कर दें तब भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं आप लोग या फिर इक्वल टू सी कर दें, सी भी कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है कि अगर आप सपोज करते हैं इसकी जो बेस कंडीशन होगी, अब आपकी अगर यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर हम n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, टी ऑफ 0 मैं पुट करता हूँ, n की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो जब हमारे पास अरे का साइज ही 0 होगा तो ये कितनी दफा फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। तो टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो बेस कंडीशन हमारे पास ये आ गई है और जो डेफिनेशन बनी थी वो ये हमारे पास आ गई है। अब इस डेफिनेशन को हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या इटरेशन मेथड हम लोग को चेक करेंगे किसके थ्रू हम लोग सॉल्व करना चाहिए। तो ये हम लोग लीनियर कम्प्लेक्सिटी, लीनियर जो सर्च था उसका हम लोग ये देख चुके हैं, जो लास्ट स्लाइड थी, स्लाइड 7 वहां पे उस वक्त आपको बताया था कि डिफिनेशन कैसे आती है वो हम देख लेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यही डेफिनेशन आपके पास शो हो रही है। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपके पास टी ऑफ 0 इक्वल टू 0 और देन टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो ये मेन चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, देन इस डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, वीडियोस में भी आपको ये पढ़ा होगा सारा, वहां से आप अगेन देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसको इटरेशन मेथड के थ्रू अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, एट दी एंड ये कटिंग होगी सारी, कटिंग होने के बाद आपके पास जो एट दी एंड फाइनल आंसर बचता है वो आपके पास टी ऑफ एन होता है, बाकी ये लास्ट स्टेटमेंट होती है और जो यहाँ पे कांस्टेंट जितने भी होते हैं ये सारे होते हैं। तो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे कितनी दफा आ रहे हैं, एन टाइम। देन टी ऑफ 0 हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 ही है। ठीक हो गया, तो आप इसको टी ऑफ 0 के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास एट दी एंड एन सी बच जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा है, एन है। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर सर्च की वो बिग ऑफ एन आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास ये बेस्ट केस और वर्स्ट केस, अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो आपके पास जो बेस्ट केस होगा इस एग्जांपल में भी अगर आप देखें, यहाँ पे बेस्ट केस आपके पास बिग ऑफ 1 आएगा और वर्स्ट केस आपके पास बिग ऑफ एन आएगा। बिग ऑफ एन तो हम लोगों ने देख लिया, बिग ऑफ 1 कैसे आता है। यहाँ पे अगर आप सपोज करें कि आपके पास जो सर्चिंग की थी वो 23 की जगह अगर आप 32 होती, तो जैसे ही 32 होगा हम लोगों ने यहाँ पे 32 होता तो ये इसको सर्च करता है यहाँ पे, जैसे ही इसको सर्च करेगा तो आपके पास दोबारा ये फंक्शन कॉल करने की जरूरत है ही नहीं। आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे 4 होती तो यहाँ पे a ऑफ n इक्वल टू की, यहाँ से रिटर्न n हो जाता और यहाँ पे सीधा एग्जीक्यूट हो जाता है। इट मीन कि जस्ट वन टाइम ये फंक्शन कॉल हुआ है और आपको इसने आंसर दे दिया। ठीक है, तो बेस्ट केस ये होगा कि आपका जो फर्स्ट नंबर है सर्चिंग का वही आपका सर्चिंग की है, तो आपका बेस्ट केस लीनियर सर्च में ये होगा।
वर्स्ट केस क्या होगा कि जो आपका लास्ट नंबर है सर्चिंग का वो आपका की है जो आपने फाइंड करनी है। तो फिर आपका वर्स्ट केस होगा मींस कि एन टाइम आपकी एरे पहले ट्रैवर्स होगी, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा, तो ये आपका वर्स्ट केस होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है लीनियर सर्च की, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो?